नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी मानहानि मामले में राहुल पर सूरत कोर्ट के फैसले की, नरोदा पाटिया मामले पर कोर्ट के आदेश की, बात करेंगे पवार अडानी की मुलाकात की, कर्नाटक बीजेपी में मची बगावत की, साथ ही जानेंगे कैसे ममता दीदी ने पीएम मोदी के खिलाफ छेड़ी नई जंग, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी मध्य प्रदेश बीजेपी को लगे बड़े झटके की, और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव के लिए उम्मीदवारों की छठी और अंतिम सूची की जारी, सीएम बम्बई के सामने यासिर अहमद खान पठान को उतारा मैदान में। असम अरुणाचल सीमा विवाद हुआ खत्म, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुए एमओयू पर हस्ताक्षर, 50 साल से चल रहा था विवाद। ईद और अन्य त्योहारों के पहले योगी आदित्यनाथ सरकार का आदेश, सड़क पर कोई धार्मिक आयोजन नहीं होगा, सड़क पर नमाज पढ़े जाने पर भी पाबंदी। राहुल गांधी की अपील खारिज होने पर भड़की पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, बोली लोकतंत्र के लिए काला दिन। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मानहानि मामले में राहुल को सूरत सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने राहुल की याचिका खारिज कर दी है। राहुल ने सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। 23 मार्च को सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल को लेकर अपने फैसले में जज ने क्या कुछ कहा, देखते हैं ये रिपोर्ट। मानहानि केस में 2 साल जेल की सजा के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका को सूरत की सेशन कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। एडिशनल सेशन जज आरपी मोगेरा ने एक शब्द में फैसला सुनाते हुए कहा, याचिका डिसमिस्ड। मामला 4 साल पुराना है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने नीरव मोदी, ललित मोदी, पीएम मोदी का नाम लेते हुए टिप्पणी की थी कि इन सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों हैं, और इसी को लेकर सूरत में बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दायर किया था। इसी साल 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने फैसला सुनाया था। अगले दिन ही राहुल गांधी की सांसदी रद्द कर दी गई थी। सीजेएम कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने सेशन कोर्ट में याचिका लगाई थी। 13 अप्रैल को कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई और अब कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। अब कांग्रेस इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि हाई कोर्ट सूरत के कोर्ट की गलती को सही करेगा। जजमेंट के दूसरे पार्ट में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मानहानि हुई, लेकिन वो तो इसके पक्ष में ही नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कभी इसको लेकर शिकायत की ही नहीं। सिंघवी ने आगे कहा, मैं अखिल भारतीय स्तर का नेता हूं, आप 2 साल की सजा देंगे या फिर चर्चा करेंगे, ये गलत है कि नहीं? मैं आपको गाली दूं तो आप शिकायत करेंगे ना? राहुल गांधी ने जो 3 नाम लिए उनमें से किसी ने शिकायत नहीं की है। साफ है कि कांग्रेस ने राहुल गांधी की सजा को चुनौती देने की तैयारी कर ली है और कभी भी याचिका गुजरात हाई कोर्ट में दायर कर दी जाएगी। राहुल गांधी के लिए अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। वैसे आज गुजरात में एक और कोर्ट पर भी निगाहें थीं। मामला 2002 के गोधरा मामले से जुड़ा था। नरोदा पाटिया में 2 समुदाय आमने सामने आ गए थे। आज अहमदाबाद की विशेष अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया। तो क्या है फैसला कोर्ट का, देखते हैं ये रिपोर्ट। 27 फरवरी 2002 को हुए गोधरा मामले के बाद गुजरात में कई स्थानों पर 2 समुदाय आमने सामने आ गए थे और इसकी शुरुआत हुई थी नरोदा पाटिया से। गोधरा मामले के दूसरे दिन 28 फरवरी को नरोदा पाटिया के नरोदा गांव में 11 लोगों की जान चली गई थी। घटना के 7 साल बाद 2009 में मुकदमा शुरू हुआ। मामले में घटना के समय गुजरात सरकार में मंत्री रही माया कोडनानी, बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी सहित 86 लोगों को आरोपी बनाया गया था। सुनवाई के दौरान 86 में से 18 आरोपी इस दुनिया से चल बसे। बचे हुए 78 पर आज विशेष अदालत का फैसला आ गया। 21 साल पुराने इस मामले में फैसला सुनाते हुए एसआईटी मामलों के विशेष जज एसके बख्शी की कोर्ट में सभी को बरी कर दिया गया। इस मामले में 13 साल चली लंबी सुनवाई के दौरान 6 बार जज बदले गए और अब जब फैसला आया तो किसी को कसूरवार नहीं माना गया और सभी को बरी कर दिया गया। पीड़ित पक्ष की ओर से कहा गया है कि वो फैसले से संतुष्ट नहीं है और इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। इससे पहले कोडनानी को विशेष अदालत ने नरोदा पाटिया के दूसरे मामले में 28 साल की सजा सुनाई थी। जिस मामले में कोडनानी को सजा हुई थी उसमें 97 लोगों की जान चली गई थी। हालांकि हाई कोर्ट ने बाद में कोडनानी को बरी कर दिया था। सितंबर 2017 में अमित शाह माया कोडनानी के बचाव पक्ष के गवाह के रूप में पेश हुए थे। माया कोडनानी 2002 में गुजरात की मोदी सरकार में मंत्री थी। सभी आरोपी बरी, कोई सबूत नहीं, ये चूक किसकी है? कोर्ट के सामने सबूत क्यों नहीं आए? शायद नरोदा पाटिया का सच कभी भी सामने नहीं आ पाए।
एक और सच हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद देश तलाश रहा है। देश के उद्योगपति गौतम अडानी निशाने पर हैं। विपक्ष हिंडनबर्ग अडानी के खिलाफ जेपीसी की मांग कर रहा है, तो गौतम अडानी विपक्ष के बड़े नेता से मुलाकात को पहुंच गए। तो किससे की अडानी ने मुलाकात, देखते हैं ये रिपोर्ट। गौतम अडानी विपक्ष के निशाने पर हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से ही पूरा अडानी ग्रुप मुसीबत में फंसा दिखाई दे रहा है, तो विपक्षी दल बड़े घोटाले का दावा करते हुए जेपीसी की मांग कर रहे हैं। अडानी को लेकर कांग्रेस की ओर से बड़े खुलासे हो रहे हैं। संसद के बजट सत्र में जेपीसी की मांग को लेकर सरकार को जमकर घेरा गया और अभी भी कांग्रेस जेपीसी की जांच की मांग पर अड़ी हुई है। दूसरी ओर शरद पवार अडानी को लेकर नरम रुख दिखाते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि जेपीसी जांच से बेहद सही सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की जांच है। इसके साथ ही अडानी के कई कामों की तारीफ भी पवार ने की थी। बाद में उन्होंने विपक्षी एकता के नाम पर सफाई देते हुए कहा था कि इस मामले में विपक्षी दल जो फैसला करेंगे एनसीपी उसका समर्थन करेगी। लेकिन आज सुबह करीब 10 बजे मुंबई में शरद पवार के आवास पर गौतम अडानी पहुंचे और पवार के साथ उन्होंने लगभग 2 घंटे तक मुलाकात की। मुलाकात बेहद गोपनीय थी। ऐसे में क्या बात हुई, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। ये मुलाकात इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि 21 अप्रैल को घाटकोपर में एनसीपी का संभागीय कार्यकर्ता शिविर है, जिसमें पार्टी के सभी सांसद और विधायक शामिल होंगे। लेकिन शरद पवार के भतीजे अजीत पवार इसमें शामिल नहीं होंगे। कहा जा रहा है कि उनके पहले से कुछ कार्यक्रम तय हैं, इसलिए वो शिविर में नहीं आएंगे। अब अडानी से पवार की मुलाकात राजनीतिक है या फिर इसके पीछे कोई और कारण है, इसका खुलासा जल्द हो जाएगा। अडानी के साथ पवार की क्या हुई बात, इस पर सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है। सियासी तापमान तो कर्नाटक का भी काफी गर्म है। बीजेपी ने राज्य की 224 सीटों के लिए अपने सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। उम्मीदवारों की सूची जारी होते ही बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। बीजेपी के अपने ही नेताओं ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। खबरों की माने तो पूर्व डिप्टी सीएम के.एस. ईश्वरप्पा भी बीजेपी से बगावत कर सकते हैं। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन था। इससे पहले बीजेपी ने बुधवार को अपनी चौथी और आखिरी लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में शिवमोगा और मांडवी सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। इस लिस्ट के मुताबिक शिवमोगा की हाई प्रोफाइल सीट से बीजेपी ने पूर्व डिप्टी सीएम के ईश्वरप्पा को जबरदस्त झटका दिया है। ईश्वरप्पा पहले ही ऐलान कर चुके थे कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो अपने बेटे ई कंतेश के लिए बीजेपी का टिकट मांग रहे थे। लेकिन बीजेपी ने ईश्वरप्पा के बेटे को टिकट नहीं दिया। बीजेपी ने शिवमोगा से चन्ना बसप्पा को अपना उम्मीदवार बनाया है। के.एस. ईश्वरप्पा के चुनाव लड़ने से इनकार के बाद वरिष्ठ बीजेपी नेता और एमएलसी अय्यनूर मंजुनाथ शिवमोगा से टिकट के उम्मीदवार थे। हालांकि बीते दिनों अय्यूर मंजुनाथ ने बीजेपी का साथ छोड़कर जनता दल सेकुलर की सदस्यता ले ली थी। मंजुनाथ अब जेडीएस के टिकट पर शिवमोगा से उम्मीदवार है। मांडवी सीट आरक्षित है, जहां से बीजेपी ने बी.वी. नायक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल राज्य की सभी 224 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। आज नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवार चुनाव प्रचार में ताकत झोंकेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को वोटों की गिनती होगी। कर्नाटक में बीजेपी को झटके पे झटके लग रहे हैं, तो ममता दीदी ने भी बीजेपी को झटका देने का मन बना लिया है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और पीएम मोदी एक बार फिर आमने सामने हैं। टारगेट पर है 2024 का लोकसभा चुनाव। मिशन 2024 के लिए ममता दीदी ने अपनी कवायद को धार देनी शुरू कर दी है, जिसके लिए उन्होंने तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन से लंबी बातचीत की है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बुधवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को फोन किया और गैर बीजेपी शासित राज्यों में राज्यपालों के लोकतांत्रिक कामकाज के लिए उनकी पहल के लिए एकजुटता व्यक्त की। दोनों नेताओं ने केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ लड़ाई तेज करने पर मंथन किया। इस फोन मीटिंग के बाद तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने एक ट्वीट में जानकारी दी कि ममता बनर्जी ने सुझाव दिया है कि सभी विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बैठक कर आगे की रणनीति तय करनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया, माननीय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने गैर बीजेपी शासित राज्यों में राज्यपालों के लोकतांत्रिक कामकाज के खिलाफ हमारी पहल के प्रति एकजुटता और प्रशंसा व्यक्त करने के लिए मुझसे फोन पर बात की और सुझाव दिया कि सभी विपक्षी मुख्यमंत्रियों को बैठक कर आगे की कार्रवाई तय करनी चाहिए। आपको बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा ने हाल ही में राज्यपाल ने राज्य के विधेयकों को अपनी मंजूरी देने के लिए एक समय सीमा तय करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। इसके साथ ही सीएम स्टालिन ने गैर बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को खत लिखकर अपने अपने राज्यों में भी ऐसा करने की अपील की थी। गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखी अपनी चिट्ठी में स्टालिन ने दावा किया है कि भारतीय लोकतंत्र आज चौराहे पर खड़ा है और हम तेजी से सहकारी संघवाद को विलुप्त होते देख रहे हैं।
ममता बनर्जी से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भी स्टालिन से इस मुद्दे पर चर्चा की थी। केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार अगले विधानसभा सत्र में ऐसा ही प्रस्ताव पास करेगी। उधर विजयन ने कहा है कि उनकी सरकार स्टालिन के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है। इसके साथ ही इन नेताओं के टारगेट पर 2024 का आम चुनाव भी है, जिसको लेकर भी गैर बीजेपी शासित राज्य एकजुट हो सकते हैं। ममता और स्टालिन की बातचीत से बीजेपी में हलचल तेज है। हलचल तो बिहार में भी मची हुई है। 2024 लोकसभा के लिए विपक्षी एकता को और मजबूत करने की जिम्मेदारी बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपने कंधों पर उठा रखी है। दिल्ली में राहुल से नीतीश कुमार की मुलाकात की तस्वीरों से बीजेपी पहले ही बैकफुट पर थी। अब पटना से भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है, जिससे बीजेपी की परेशानी बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी के खिलाफ मजबूत विपक्ष मोर्चा मैदान में उतरेगा। विपक्षी मोर्चे की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी नेताओं को फोन किया और फिर दिल्ली में नीतीश कुमार और शरद पवार से खड़गे और राहुल गांधी ने मुलाकात की और ये तय हो गया कि कर्नाटक विधानसभा चुनावों के बाद विपक्षी दलों की बैठक बुलाई जाएगी। इस बीच कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल मुंबई में उद्धव ठाकरे से भी मिले, तो अब एक और मुलाकात चर्चा में आ गई है। नीतीश कुमार की कांग्रेस महासचिव हरीश रावत के साथ मुलाकात हुई। पटना में इस मुलाकात की तस्वीर पोस्ट करते हुए हरीश रावत ने ट्विटर पर शेयर की और लिखा, 2024 में विपक्ष के एकता की बुलंद आवाज श्री नीतीश कुमार। अब इस तस्वीर के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। ये तस्वीर 2024 के चुनावों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। खबर है कि कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर हरीश रावत पटना पहुंचे थे और मुलाकात के बाद हरीश रावत ने कहा, नीतीश कुमार हमारे पुराने दोस्त हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छे काम को नमस्कार करना सबका दायित्व है। हम कोई संत तो है नहीं, जब राजनीतिक लोग मिलते हैं तो राजनीतिक बात तो होती ही है। इस मुलाकात को दिल्ली बैठक की अगली अहम कड़ी माना जा रहा है। इस मुलाकात के बाद बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है। अब देखना होगा कि पहाड़ और बिहार का ये गठजोड़ कितनी मजबूती देता है। और बुलेटिन के आखिर में बात मध्य प्रदेश बीजेपी को लगे झटके की। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी लगातार अपने फीडबैक ले रही है। अभी तक मिले फीडबैक में बीजेपी के कई सीनियर नेताओं की रिपोर्ट हैरान करने वाली है। कई इलाकों में जनता की नाराजगी देखने को मिल रही है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के जुटाए गए जमीनी फीडबैक ने राज्य और संगठन दोनों की चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि कई इलाकों के जमीनी कार्यकर्ता अपने इलाके के विधायकों और नौकरशाहों से नाराज हैं। बीजेपी के लिए लंबे अरसे से जमीनी हालात ठीक नहीं हैं। संगठन ने अपने स्तर पर जो फीडबैक पहले मंगाया वो भी पार्टी के लिए सकारात्मक नहीं था। लगातार एक ही बात आ रही है कि जमीनी स्तर के कार्यकर्ता अपने निर्वाचन जनप्रतिनिधियों से खुश नहीं हैं और उन्हें अपने दल की सत्ता होने के बावजूद महत्व नहीं मिल रहा है। इससे पहले आई जमीनी रिपोर्ट के बाद पार्टी ने 14 बड़े नेताओं को अलग अलग जिलों में जाकर वास्तविक हालात पता लगाने की जिम्मेदारी दी थी। इन नेताओं की भोपाल में जो बैठक हुई उसमें खुलकर सारी बातें सामने आई हैं। बैठक में पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते के अलावा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, डॉक्टर सत्यनारायण जाटिया, प्रभात झा सहित दूसरे कई नेता मौजूद थे। बैठक में खुले तौर पर यह बताया गया कि प्रभारी मंत्रियों ने अपने अपने क्षेत्र के ना तो पर्याप्त दौरे किए और न ही इन दौरों के दौरान उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं को महत्व दिया। इसी का नतीजा है कि प्रशासनिक मशीनरी ने भी कार्यकर्ताओं को ज्यादा महत्व नहीं दिया। जिला स्तर के पदाधिकारी भी मंत्रियों और विधायकों के काम से खुश नहीं हैं। कुल मिलाकर पार्टी अब विधायकों पर भी नकेल कसने की तैयारी कर चुकी है। तो वहीं प्रभारी मंत्रियों को हिदायत दी जाएगी कि वो कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ख्याल रखें, क्योंकि पार्टी के लिए कार्यकर्ता से बड़ा कोई नहीं है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।